आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेखक अमरकांत द्वारा रचित प्रसिद्ध कहानी दोपहर का भोजन के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए, प्रश्न एक। सिद्धेश्वरी ने अपने बड़े बेटे रामचंद्र से मंझले बेटे मोहन के बारे में झूठ क्यों बोला? रामचंद्र और उसके भाई मोहन में अत्यधिक स्नेह था। रामचंद्र अपने भाई का हित चाहता था, अतः भाई के प्रति चिंतित होना स्वाभाविक था। यदि सिद्धेश्वरी रामचंद्र को यह सत्य बतलाती कि मोहन पता नहीं कहाँ गया है, तो वह अत्यधिक चिंतित होता। इस कारण सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र का मन रखने के लिए उससे झूठ बोला, ताकि उसे किसी प्रकार का दुख ना हो। प्रश्न दो। कहानी के सबसे जीवंत पात्र के चरित्र की दृढ़ता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। लेखक अमरकांत द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन में सिद्धेश्वरी, मुंशी चंद्रिका प्रसाद, रामचंद्र, मोहन और प्रमोद प्रमुख पात्र है। परंतु इन सभी पात्रों में सिद्धेश्वरी सबसे जीवंत पात्र है, क्योंकि वह घर के लोगों में कभी निराशा व्याप्त नहीं होने देती और सभी का साहस बढ़ाने में सहयोग देती है। दूसरों के कष्टों का निवारण करने का प्रयास करती है, परंतु स्वयं के कष्ट किसी अन्य को नहीं बतलाती। रामचंद्र के बेजान हो जाने पर वह उसकी देखभाल करती है और रामचंद्र भला चंगा हो जाता है। रामचंद्र अपने भाई मोहन का हित चाहता है। सिद्धेश्वरी रामचंद्र को मोहन के बारे में सही जानकारी इसलिए नहीं देती कि उसे दुख न हो। मोहन कहाँ जाता है, इस बात का किसी को ज्ञान नहीं था। फिर भी वह घर के सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं होने देती, ताकि घर में कलह का माहौल ना हो। स्वयं भूखी रहकर भी घर वालों के भोजन का उचित प्रबंध करती है। प्रश्न तीन। कहानी के उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे गरीबी की व्यवस्था झांक रही हो। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से अनेक ऐसे प्रसंगों का चित्रण मिलता है जिनसे सिद्धेश्वरी के परिवार की गरीबी किसी आईने की भांति साफ साफ परिलक्षित होती है। सिद्धेश्वरी के सबसे छोटे बेटे प्रमोद की शारीरिक स्थिति को देखकर यह ज्ञात हो जाता है कि उसकी छाती और गले की हड्डियां साफ दिखाई देती हैं। उसके पैर बासी ककड़ियों के समान बेजान हैं। भोजन करते हुए सभी का भूखे पेट उठ जाना अथवा रोटी लेने से बचने का बहाना बनाना इस गरीबी की दशा को प्रकट करता है। सिद्धेश्वरी जब भोजन करने बैठी तो उसके लिए दाल का कम बचना और उसके द्वारा जली हुई रोटी खाना, उपरोक्त दशाओं के माध्यम से यह साफ साफ दिखाई देता है कि सिद्धेश्वरी के घर की दशा बड़ी विकट थी। प्रश्न चार। सिद्धेश्वरी का एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना परिवार को जोड़ने का अनर्थक प्रयास था। इस संबंध में आप अपने विचार लिखिए। सिद्धेश्वरी के परिवार की स्थिति दयनीय थी। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी के कारण सभी दुखी और चिंतित थे। ऐसी स्थितियों के कारण सभी पहले ही अत्यंत दुखी थे, अतः सिद्धेश्वरी उन्हें और अधिक दुखी नहीं देखना चाहती थी। इस कारण वह परिवार के एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलकर परिवार को जोड़ने का कार्य कर रही थी। जैसे सिद्धेश्वरी ने मोहन के संबंध में रामचंद्र से झूठ कहा कि वह किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, और मोहन से भी यही कहती थी। बड़का तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद से कहती है कि रामचंद्र हमेशा बाबूजी बाबूजी किए फिरता है। इस प्रकार के कथनों के द्वारा वह सभी को जोड़ने का कार्य कर रही थी। यदि वह सत्य कहती तो परिवार के सदस्यों के बीच अनबन हो जाती। प्रश्न पाँच। अमरकांत आम बोलचाल की ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कहानी की संवेदना पूरी तरह उभर कर आ जाती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक अमरकांत नई कहानी के सशक्त कहानीकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में सरल सहज शब्दावली का प्रयोग किया है। उनके द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा ऐसी है कि पाठक को एक बार वाचन अथवा अध्ययन करने पर ही आसानी से समझ में आ जाए। सिद्धेश्वरी की मार्मिक स्थिति का उद्घाटन करते हुए लेखक ने लिखा है कि वह मतवाले की तरह उठी और गगरी से लोटा भरकर गट गट चढ़ा गई। वह भूख के कारण खाली पानी उसके कलेजे में लग गया
और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। मुंशी चंद्रिका प्रसाद की गरीबी को भी लेखक ने इसी प्रकार मार्मिक शब्दावली में अभिव्यक्त किया है कि उस स्थिति के दृश्य पाठकों की आंखों के समक्ष जीवंत हो जाते हैं। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी, गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अमरकांत की भाषा संवेदना से युक्त है। रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी खाते समय रोटी ना लेने के लिए बहाना करते हैं। उनमें कैसी व्यवस्था स्पष्ट कीजिए। घर में गरीबी की स्थिति, विवशता व लाचारी के कारण रामचंद्र, मोहन और मुंशी जी ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं। रामचंद्र खाना खाते समय माँ के आग्रह पर रोटी नहीं लेता। वह बहाना करता है कि मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो यह भी छोड़ने वाला हूँ। मोहन ने बहाना किया कि अव्वल अब तो भूख नहीं है, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई हैं कि खाई नहीं जाती। मुंशी जी ने कहा रहने दो, पेट भर चुका है, अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत ऊब सी गई है। प्रश्न 7, सिद्धेश्वरी की जगह आप होते तो क्या करते। सिद्धेश्वरी एक समझदार गृहिणी है। परिवार के सदस्यों को किस प्रकार एक दूसरे से जोड़कर रखना है, यह उसे भली भांति आता है। परिवार के सदस्यों में लगाव, प्रेम, स्नेह, अपनत्व का भाव बना रहे, इस कारण वह कई बार झूठ भी बोलती है। भोजन पर्याप्त मात्रा में ना होने पर भी सभी से भोजन लेने का आग्रह करती है। अपना दुख किसी के समक्ष व्यक्त नहीं करती। इसी कारण अपने परिवार की गरीबी या विपन्नता की स्थिति में अकेले में आंसू बहाती है। यदि ऐसी स्थिति हो तो कोई भी गृहिणी अपने परिवार को सिद्धेश्वरी की भांति संबल देने का प्रयास करेगी। दुख की स्थिति में यदि आंसू बहाए जाएं तो दुख कम नहीं होता। वैसी स्थिति में परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। प्रश्न 8, रसोई संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, सिद्ध कीजिए। यह बात सत्य है कि रसोई संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। इसी रसोई पर संपूर्ण घर गृहस्थी टिकी रहती है और इस कार्य को एक गृहिणी ही भली भांति कर सकती है। रसोई संभालने के कार्य के लिए उसे अपने घर के प्रत्येक सदस्य की पसंद अथवा नापसंद का संपूर्ण ज्ञान रहता है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में वह यह कार्य बड़ी सजगता से करती है। कहानी के अनुसार सिद्धेश्वरी अपने घर की स्थिति को समझते हुए सबको भोजन देने के उपरांत ही अंत में भोजन करती है। कभी कभी तो उसके लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं होता, फिर भी वह अपने दुख दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं करती। इस प्रकार रसोई घर का संचालन संपूर्ण घर का संचालन माना जाता है। प्रश्न 9, आपके अनुसार सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों से भारी हैं, कैसे, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। कहानीकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी दोपहर का भोजन में किसी मध्यम वर्गीय परिवार की दयनीय एवं मार्मिक दशा को चित्रित किया गया है। कहानी की पात्र सिद्धेश्वरी यह नहीं चाहती कि ऐसे गरीबी के समय को अपने दुख को प्रकट करते हुए और बढ़ाए, जिससे यह कष्टकारी समय और दूभर हो जाए। सिद्धेश्वरी घर परिवार के सदस्यों के बीच एक दूसरे के संबंध में झूठ बोलती है। जिस प्रकार सिद्धेश्वरी मोहन के संबंध में अपने बड़े पुत्र रामचंद्र से झूठ बोलती है कि वह किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, इसी प्रकार प्रमोद के संबंध में भी कहती है कि वह रोया नहीं, बड़ा होशियार हो गया है। इसके अलावा मुंशी जी से भी रामचंद्र के संबंध में झूठ कहती है, वह तो आपको देवता की तरह मानता है, आपका बहुत आदर करता है। परिवार की विकट स्थिति में सिद्धेश्वरी द्वारा ऐसे असत्य कथनों का प्रयोग करना 100 सत्यों पर भी भारी लगता है, क्योंकि यदि वे इस प्रकार के असत्य कथन ना कहती तो परिवार में असंतोष व कलह का वातावरण व्याप्त हो जाता। अतः सिद्धेश्वरी का यह कर्म बड़ा उचित व सार्थक है। प्रश्न 10, आशय स्पष्ट कीजिए। क भाग, वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। इस कथन का आशय यह है कि परिवार में विकट परिस्थिति उत्पन्न होने पर परिवारजनों का अपनी भूख प्यास से ध्यान हट जाता है।
व्याकुलताएं दुख में वे खोए से रहते हैं। जिस प्रकार इस कहानी के आरंभ में सिद्धेश्वरी अपने घुटनों के बीच सिर रखकर पैरों की अंगुलियां देखती हुई खोई सी थी। अपनी भूख को शांत करने के लिए वह भूखे पेट ही पानी का लोटा गट गट कर चढ़ा गई। इस मार्मिक स्थिति से सिद्धेश्वरी के दुख को प्रकट किया गया है। ख भाग, यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। इस कथन का आशय यह है कि सिद्धेश्वरी यह चाहती थी कि उसका मंझला लड़का अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दे। वह यह नहीं चाहती कि परिवारजनों का दुख बढ़े और साथ ही साथ वह यह भी चाहती थी कि मोहन उसकी बात को अनुचित ना माने। इस कारण वह रामचंद्र द्वारा उसकी प्रशंसा किए जाने की झूठी बात अपनी ओर से बनाकर कहती है। आशा करता हूं कि आपको दोपहर का भोजन के ये प्रश्न भली भांति समझ में आए होंगे। धन्यवाद।